तब तक पिताजी असहज महसूस कर रहे थे कि पता नहीं कब तक ठीक होगा कि नहीं होगा। जब उनको मैंने अपने कार्यक्रम का चार्ट भेजा तो सबसे पहले मैंने पूछा ठीक हो गए, हमको का जिंदगी भर लुटले रहेंगे। तो साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समस्त कार्यकर्ताओं को कि कोरोना काल में जिस प्रकार से आपने मदद लोगों की किया, सदैव संगठन के संचालन पर आपने फोकस किया और कोरोना काल बीतने के बाद आज हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूर्व के वक्ताओं ने जितनी भी बातों को आपको समझाया, क्योंकि नेताओं को भाषण सुनाने की आवश्यकता नहीं है। भाषण तो आपने चाहे जब चाहा तब सुन लिया, यूट्यूब पर सुनिए, फेसबुक पर सुनिए, जहां सुनना चाहते हैं सुनिए। लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है कि 2022 की सरकार में हम कैसे सम्मिलित होंगे। हम सभी लोग चिंतित हैं। जिस प्रकार से 2016 में 9 जुलाई 2016 को फैसला लिया गया कि पहले भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी ने तय किया था कि 2002 में जब पार्टी का गठन हुआ तो 2017 रखा था कि 2017 में किसी भी स्थिति में पार्टी को सत्ता शासन में पहुंचाना है। साथियों आपने बहुत मेहनत किया, आपने अपना समय दिया, आपने अपना धन दिया, आपने सारी व्यवस्था किया और सारी व्यवस्था करने के बाद आपने तय किया कि हमारे नेता ने कहा है कि 2017 की सरकार में जाना है, तो आपने पूरी ताकत झोंका, जहां सीट मिली वहां लड़ा गया, पूरे प्रदेश में आपने साथ दिया अपने साथी का और उत्तर प्रदेश की सरकार में सम्मिलित हुए। 18 महीने सरकार में रहे, 18 महीने में जो इज्जत और सम्मान आपको प्रशासनिक महत्व के माध्यम से मिलता था वो एक पुनः देने की आवश्यकता है। जब इस उम्मीद में आप चलेंगे तब जाकर के 2022 की सरकार बनेगी। आप ये कहें सिर्फ मेरे भाषण दे देने से, भाषण तो वाकई में सभी लोग अच्छा देते हैं, लेकिन साथियों यहाँ कार्यक्रम भी कर देने से हम सत्ता शासन में नहीं पहुंचने वाले। हमारे छोटेलाल भैया हैं यहीं पर, वो जब फोन करते हैं तो बहुत वो भी कहते हैं साहब कुछ हो जाए बस रैया हमारी सत्ता में चलेगी। हम भी जा रहे हैं, हम 1 महीने से लगातार देश का दौरा क्यों कर रहे हैं? हम 1 महीने से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उनको बताने का प्रयास में क्यों कर रहा हूं कि अगर आपने अपनी मंशा को जागृत किया है कि 2017 की तरह 2022 में हम सरकार में हो और सरकार की चाबी विकास सागर के पास हो तो आपको काम करना होगा। जब तक आप गांव और गलियों में नहीं जाएंगे तब तक सत्ता शासन में जाने वाले नहीं। जितनी ताकत से हम आप लगे हैं उससे 100 गुना ताकत से आपका विरोधी लगा हुआ है। विरोधी गांव गांव गली गली जाकर के समझा रहा है कि मोदी जी ने अच्छा कार्य किया है, योगी ने अच्छा कार्य किया है, फिर से भाजपा की सरकार लानी है। आज साथियों हमको आपको जानने की आवश्यकता है। अभी साहगंज के संगठन के संबंध में हमारे वकील साहब चर्चा कर रहे थे। मैं अगर कहूं इस बात तो वाकई में कोरोना काल के बाद संगठन में स्थिरता आई है, लेकिन अगर हम और आप इस आगे 2022 के चुनाव को ध्यान में रख करके अगर हम लग जाएंगे तो 10 से 15 दिन में सारा संगठन तैयार हो जाएगा, फिर अपने काम पर लग जाएगा कि हमें 2022 में कैसे जीतना है। मैं जौनपुर में मैं उसी जनपद का दौरा कर रहा हूँ, मैं उन्हीं जनपदों में जा रहा हूँ जहां से मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा 2022 के विधानसभा में इस जनपद से विधायक हम जीत सकते हैं। मैं कह रहा हूं 2 सीट की तैयारी करूंगा। जौनपुर में 2 सीट की तैयारी करिए। डंके की चोट पर लोग माला लेके खड़े हैं कि ओम प्रकाश राय पर आ जाओ, गठबंधन हमसे कर लो, और माला देके हम भाग रहे हैं कि ना अभी नहीं आना है जब तक हमारा पूर्ण रूप से संगठन तैयार नहीं हो जाएगा, ताकि हमारे साथी को महसूस होना चाहिए कि जिस पार्टी को लोग छोटी पार्टी करते हैं वो पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये तभी तय होगा तो आप कार्यकर्ता। आवश्यकता किस बात की? आवश्यकता इस बात की है कि जब तक हमारा हर कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा, आप जिलाधिकारी का आधारित हो जाएंगे कि जिलाधिकारी तो घूम रहा है, हमको चलने की क्या आवश्यकता है? जब मेरे बीच में जिलाधिकारी चाहेंगे तो उनके साथ घूम लेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष सोच रहा है कि जिलाधिकारी चल रहे हैं तो जिलाधिकारी चाहेंगे तो एक दिन घूम लेंगे ब्लॉक में। हमारा सेक्टर का अध्यक्ष सोच रहा है कि चलिए संगठन तैयार हो गया है, फाइल तैयार हो गई, कार्यालय चली गई, अब कोई बात नहीं, उसी फाइल से चुनाव जीत लेंगे। आप बताइए बिना संगठन का कोई हम जीत सकते हैं चुनाव? ना बोलिए, जोर से बोलिए, बिना संगठन का चुनाव जीत सकते हैं? हमको संगठित होना पड़ेगा।
जब तक अपने विचारधारा नेताजी की सोच को गांव और गलियों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम किसी भी जंग को जीतने का काबिल नहीं हो सकते। ये किसको मैं बता रहा हूं? ये उसी कार्यकर्ता को मैं बता रहा हूं जो कार्यकर्ता माइक लेकर के यही बात करता है, जनता को संबोधित करता है, कहता है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर चाहते हो 22वीं सरकार में सम्मिलित होना, चाहते हो कि पार्टी से 4 से 40 विधायक हो, तो आपको गांव का संगठन दुरुस्त करना होगा, संगठन दुरुस्त करके बूथ स्तर का संगठन तैयार करना होगा। यहाँ कार्यकर्ता है, हमको लगता है कि यहाँ 95% पार्टी के पदाधिकारी हैं ना जी, 95%। और जौनपुर में संभवतः मैं पहली बार पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जौनपुर में 2-3 मीटिंग में किया, कार्यकर्ता अनुपस्थित रहते थे, थोड़ा सा मुझे पीड़ा होती थी कि बिना कार्यकर्ता के हम कैसे आगे लड़ पाए। लेकिन आज के कार्यक्रम में 95% यहाँ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ये कार्यक्रम से मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, चल रहे हैं, थोड़ी सी और ऊर्जा देने की आवश्यकता है। तो मेरे बीच में आज हमारे कुछ नए साथी भी हैं जो आए हुए हैं, जो चाहते हैं कि हम स्वयं भारतीय समाज पार्टी के साथ रहें, नेताजी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। जो नेताजी की सोच है कि 22वीं सरकार में हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, आप गांव में जाकर के भी जनता बहुत परेशान है, वो सपा बसपा भाजपा के लोगों से बहुत परेशान है, और वो देख रही है कि पूरे देश में अगर गरीबों, पिछड़ों, वंचितों की बात कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश रायकर है, दूसरा कोई नेता नहीं। मैं आ रहा था, मैं प्रतापगढ़ के रास्ते पर, मैं सुल्तानपुर के रास्ते से आ रहा था, अनगिनत लोगों को मैंने ये पीला गमछा धारण करते हुए देखा, तो मैं चर्चा कर रहा था गाड़ी में ही, ये पीला गमछा देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पार्टी का कार्यकर्ता है। एक जगह हम लोग खड़े हो गए, 3-4 मोटरसाइकिल से पीला गमछा लगा के आ रहे थे, सुल्तानपुर से हमसे इधर जौनपुर है कहा भाई, तो वो लोग देखे कि मैं भी पीला गमछा लगाया हूँ, तो वही लड़का कह रहे थे देखो देखो सुरेंद्र पार्टी वाले जा रहे हैं जिसके नेताओं के विकास राज पर। मतलब कि आप और हम पीला गमछा देख करके उसको अपना बना रहे हैं, क्यों मेरा व्यक्ति होगा, लेकिन पूछने के बाद कह रहा है कि हम आपके व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हाँ ओम प्रकाश रायकर को हम पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी गमछे को लेके चलते हैं, तो उनका केवल मिलेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जौनपुर में जिस प्रकार का स्थिति बना हुआ है, जौनपुर में 2 सीट पर चुनाव लड़ना है। अब वो कौन सी सीट होगी हमारे कार्यकर्ता स्वतः तय करेंगे, वो जफराबाद होगी कि सदर होगा कि आपका केराकत होगा कि साहगंज होगा, ये कार्यकर्ता ही तय करेगा। मैं आज इसीलिए आया, मुझे भाषण नहीं देना है, मुझे ये कहकर के आरक्षण दिलाऊंगा ये नहीं कहना है, आज पूर्ण रूप से मुझे बस बात आपसे करनी है कि आप बताओ जौनपुर में 2 सीट लिया जाए कि न लिया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि 2 सीट लिया जाए? आप बताइए। आधे लोग चाह रहे हैं कि 2 सीट लिया जाए, आधे लोग सोचते कि न लिया जाए। हाँ बताओ, एक विधायक नेताजी है जौराबाद, अब पूरे देश में गर्दा मचा के रखे हैं। पिछली बार 2017 में यहाँ बहुत वोट है अपना, अब पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है, वंचित समाज के लोग चाहे किसी जाति के हो, गरीब हो, इंतजार कर रहा है कि काश सहज भारतीय समाज पार्टी वाला नेता मेरे पास आता तो मैं उसके साथ जुड़ करके 2 कदम मैं भी चलने का प्रयास करता। लेकिन कार्यकर्ता साथी, आप घूम फिर भाई राजभर बस्ती में जा रहे हैं, और 17 साल 18 साल से लगातार राजभर को ही समझाया जा रहा है। जानते हैं सपा बसपा और भाजपा ये तीनों दल के लोग राजभर समाज को तोड़ते तोड़ते खुद ही टूट गए। अब अपने आका से बोलते हैं कि 95% राजभर समाज जो है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ है, और सपा बसपा भाजपा पर जाने वाला नहीं। तो जब राजभर समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया है, तो अब तो आप बताओ ईमानदारी से, अकेले राजभर की ओर से कोई सीट नहीं जीत सकते। अभी रिजल्ट 2021 के जिला पंचायत चुनाव में आया, 2021 जिला पंचायत में आया है, राजभर ने तो दबा वोट किया, लेकिन आपका संपर्क पान से नहीं हुआ, निशान से नहीं हुआ, भिन्न से नहीं हुआ, गोड़ से नहीं हुआ, वनवासी से नहीं हुआ। अगर उससे होता तो वो भी कुछ सहयोग करता, जितने वोट से आप हारे हुए हैं उतना सपोर्टिंग मिल जाता, चुनाव जीत जाता। तो साथियों थोड़ी सी ताकत आप लगाइए, समय आपके पास नहीं है, 4.5 साल बीत गया है, दिसंबर माह के बाद जनवरी से आचार संहिता लग जाएगा,
फिर सारे कार्यक्रम पोस्टपोन हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का समय है। 3 महीने में अगर आपने पार्टी के प्रति अगर आपने अपनी सच्ची श्रद्धा रखा, पार्टी की अगर आपने चिंता किया, तो मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपना गांव संभाल लीजिए और अपने गांव के अलावा बड़ा गांव संभाल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपके जौनपुर में पार्टी से 2 विधायक होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब ये होगा तो ये किसी बतियाने से नहीं होगा। जहां जहां साथियों सेक्टर वाइज, बूथ वाइज कार्य हुए थे, आप रिजल्ट देखेंगे पार्टी का, तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन आपने किया। 2017 में जहां जहां संगठन मजबूत रहा, हम सपोर्टिंग मतदाता अपने साथ नहीं ले पाए, चुनाव हार गए। जहां सपोर्टिंग मतदाता हमारे पास थे, वहां हम चुनाव जीत गए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए आपको बहुत जरूरत है कि नींद से जागना पड़ेगा आपको, और नींद से जाग करके आपको तय करना पड़ेगा कि अगर हर जनपद का संगठन तैयार हो सकता है, हर जनपद के विधानसभा का संगठन तैयार हो सकता है, तो फिर जमुना आपके जौनपुर में क्यों नहीं हो सकता है। हमारे बीच में हमारे कुछ साथी हैं, हमारे बीच में हैं खादी गौतम जी हैं, प्रमोद विश्वकर्मा जी हैं, राकेश गौतम जी हैं, समरजीत गौतम जी हैं, लालमणि प्रजापति जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, राशिद अली जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, शकील अहमद जी हैं, बाकेलाल विश्वकर्मा जी हैं, अजीत विश्वकर्मा जी हैं। इसमें से कितने लोग आए हैं? जितने लोग आए हैं, जितने लोगों का नाम मैंने पढ़ा है, इसमें से कोई आया है? वो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। जो लोग आए हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे बीच में खादी गौतम, प्रमोद विश्वकर्मा, राजेश गौतम, समरजीत गौतम जी जो महाराजगंज से हैं, लालमणि प्रजापति जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, राशिद अली जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, शकील अहमद जी हैं, बाकीलाल विश्वकर्मा, अजीत विश्वकर्मा जी। इनके नाम पर ताली बजा करके आप स्वागत कर दीजिए, जोरदार ताली बजा कर स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में देखिए बनारस से हमारे साथी आ गए हैं यहाँ पर। सुनील भारती जी जिला पंचायत सदस्य कहाँ है भैया? जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। नरेश राम जी अजगरा विधानसभा के महासचिव हैं, नरेश राम जी खड़ा हो जाओ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। अनूप भारती जी, अनूप भारती जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हैं अजगरा के साथी भैया खड़ा हो जाओ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आरएसएस कमांडर हैं अजगरा के आशीष जी खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। रोशन राजभर जी मंडल प्रमुख महासचिव वाराणसी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। ये हमारे शाहगढ़ के कुछ साथी हैं और अभी भी हमको बताए हैं लोग कि शाहगढ़ में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो डोंट वरी, घबराइए नहीं। 6 तारीख के बाद शाहगढ़ विधानसभा की बैठक में स्वतः लेने आ रहा है। डेट हम तय कर देंगे किस डेट में आऊँगा। हमें नाम भी मिला है, कितने लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं और सक्रिय भी हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है कि कार्य कैसे करना है। साथियों, जिस प्रकार से कार्य इस समय चल रहा है, वर्तमान समय में टीम लगा करके विधानसभा का संगठन तैयार किया जा रहा है और संगठन तैयार जो हो रहा है उस संगठन में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं और वो समर्थन दे रहे हैं नेताजी को कि नेताजी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ। और वाकई में मैं कह रहा हूं, आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि हर दल, हर पार्टी के लोग आपसे यही प्रश्न कर रहे होंगे कि गांव में दुनिया पर गठबंधन कैसे हो। बताइए, पूछते होंगे ना, पूछते होंगे लोग। सबकी बेचैनी पकड़ी हुई है, सभी लोग बेचैन कि कैसे गठबंधन हुई। सपा वाले कहा धुआं हमसे हुई, भाजपा वाले कहा धुआं हमसे हुई, बसपा वाले कहा धुआं हमसे हुई, कांग्रेस वाले बेचारा माइक लगा कहा कि हमें तो हो ही गलता। सपा कांग्रेस दोनों मिला कहा हुआ हमसे हो गलता, लेकिन हम का थे गठबंधन तो हो ही जरूर, लेकिन जब तक नेताजी की विचारधारा को लोग स्वीकार नहीं करेंगे तब तक गठबंधन की घोषणा होने वाली नहीं। 65 विधानसभा टारगेट किया गया है और 65 विधानसभा सीटों पर मजबूती से कार्य नहीं चल रहा है। और मेरा आपसे निवेदन होगा, खास करके जौनपुर, देखिए मैं बता रहा था आपको कि ब्लॉक अध्यक्ष है तो पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी वो छोड़ दे कि पूरे ब्लॉक का संगठन हमको तैयार करना है। 9 दिन चलेगा, 2.5 कोस परिस्थिति नहीं। आप अगर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं तो आप अपने गांव का संगठन, अपने बगल का संगठन तैयार कर लीजिए, आपका संगठन दुरुस्त हो जाएगा। आप अपने संगठन के समस्त पदाधिकारियों को यही निर्देश दे दीजिए कि आपको सिर्फ काम करना है 3 महीने
रहिए और अपने कार्यकर्ताओं से अवगत कराइए, सबको बताते रहिए कि अपने अपने गांव का संगठन तैयार कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, हमारे गांव का संगठन तैयार हो जाएगा और समाज के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, फिर किसी गठबंधन की आवश्यकता स्वयं भारतीय समाज पार्टी को नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, शायद आप भूल रहे हैं, शायद आप भूल रहे हैं। आप अपना पुराना रिकॉर्ड देखिए, तमाम ऐसे विधानसभा हैं जिन सीटों पर पहले भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी 2012 में, और उन सीटों की स्थिति यह था कि चुनाव जब हमारा प्रत्याशी हारा तो 5,000 से 10,000 वोट के अंतर से हारा। आप सोचो 2012 में हमारा प्रत्याशी वोट पाता है 40,000 42,000, अब वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पाती है 3,000 4,000 5,000। आज वो भाजपा संगठन के दम पर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी स्वयं ने भारतीय समाज पार्टी का सहारा लिया और 325 से प्रचंड बहुमत हम लोगों ने देने का कार्य किया। आवश्यकता इसी चीज की है कि अगर हम लोगों ने पूरे दमखम के साथ 2016 और 17 के संगठन को तैयार किया था और तैयार करके अपने सहयोगी को बताने का प्रयास किया गया था कि अगर हम आपके सहयोगी हैं तो हम कतई अभी पीछे नहीं हटेंगे और ऐसा बहुमत लाएंगे कि आगे भी बहुमत नहीं आ पाएगा और देश की राजनीति में इतिहास रहा है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में तो आपको पता चलेगा कि लहर तो अखिलेश यादव की भी थी, लहर मायावती जी की भी थी, लहर मोदी जी की भी थी, लेकिन जब तक साथियों आपसे समझौता नहीं हुआ तब तक उनकी लहर सुनाने में नहीं बदल पाई थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी गठबंधन की भूमिका होगी, हर पार्टी चाहेगा कि भाई स्वयं भारतीय समाज पार्टी का संगठन कितना है कि आपके जौनपुर में जब गठबंधन हो जाएगा, जब जौनपुर के संगठन का विस्तार होगा, संगठन की चर्चा होगी, अगर वहां पर साथी आप कमजोर दिखेंगे तो फिर सीट लेने में बहुत दिक्कत होगी और सीट के लिए फिर लड़ाई करना होगा। हम संबंध जो हमारे बनेंगे वो संबंध फिर फिसला हो जाएगा, फिर हमारा आपका निर्वहन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि जौनपुर में हम खड़े हो, हमारे बीच का ही व्यक्ति विधायक बने, हमारा कार्यकर्ता विधायक बने, जो स्वयं भारतीय समाज पार्टी से कदम मिला के चल रहा है, जो स्वयं भारतीय समाज पार्टी का अनन्य सहयोगी है, जो संगठन का निर्माण कर रहा है। इस बार स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने तय किया है कि बाहरी व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी का पदाधिकारी बनेगा, पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, जो दल के साथ चलने का कार्य करेगा। हमें बाहरी की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने बहुत मन मिजाज बना करके तय किया गया है। आप बताओ जौनपुर में सीट लेवे के हो कि ना लेवे के हो? बोलो चाहिए कि ना चाहिए? तो पहुंचता चाहिए कि गर्मा गर्म चाहिए? पहुंचता चाहता जैसे कहानी रहे ना, भाजपा वाले कुछ दे तो ना व्यवस्था कि चलो चलो तो पहुंचता मिल जाएगी राजभवन जी लोग थे। कुछ लोग कल आरक्षण ले खाते कि चलो पहुंचता मिला था और उस साल आज तक ना पता चला कि मिलल कि ना मिला। जे लेके गए है उनके तो मिल गया, लेकिन जो गए है आज तक टुकुर ताकत और का हो कहिया आई। तो साथियों अगर जौनपुर में आपको सीट चाहिए, अकेले लड़ना होगा तो भागीदारी संकल्प मोर्चा अपना है, जेके जहां से लड़के लड़ जा, रिजल्ट का आएगा जीरो, रिजल्ट जीरो आएगा। अब आपको सरकार में जाने की आवश्यकता है। आपने 18 साल बहुत मेहनत किया और जब तक आप सरकार में नहीं होंगे तब तक आप मजबूत भी नहीं होने वाले हैं। और जैसे ही सरकार में गए उत्तर प्रदेश को बंटवाया जाएगा और पूर्वांचल राज्य बनाया जाएगा। पूर्वांचल राज्य बना करके पूर्वांचल का मुख्यमंत्री स्वयं भारतीय समाज पार्टी का बनवाया जाएगा। साथियों ये आप बताओ, पूर्वांचल अगर अलग हो जाए तो पूर्वांचल में सबसे बड़ी पार्टी कोई दिखेगी तो यह पीला गमछा दिखेगा। बात सही कि गलत है? जोर से बोले सही कि गलत है? जब सही है तो थोड़ी सी ताकत बढ़ाइए। देखिए हम किसी की शिकायत नहीं सुनना चाहते, हमने बड़ी शिकायत सुन लिया है भाई। शिकायत सुन करके माथा खराब हो गया हम का। अब शिकायत नहीं सुनना है, आप सिर्फ काम में शिकायत सुनना है कि बदलवा व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है साहब, उसके हाथ किसी व्यक्ति को लगा दीजिए ताकि उसका सहयोग करके उसका संगठन तैयार करवा सके और संगठन तैयार करके 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, गठबंधन की घोषणा होने वाली है, सब कुछ तय हो चुका है। हम जौनपुर में यही से आज थी, नहीं तो यहू की कैंसिल कर ले होती।
बनारस और चंदौली कैंसिल हुआ है कार्यक्रम मेरा, स्थगित हुआ है कार्यक्रम, स्थगित बस एक कारण से हुआ है। और जब तक मुझे वहां से मेरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वहां कार्यक्रम नहीं होगा। बनारस के लोग जान लीजिए, बनारस और चंदौली से जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मेरा कार्यक्रम वहां नहीं होगा। जौनपुर की रिपोर्ट आ गई इसलिए हमने कहा कि 30 तारीख को मैं आऊंगा। हमारे अतिथि ने फोन किया कि साहब जौनपुर वाला तो कैंसिल ना हो। हम कहे ना भाई, जौनपुर की सारी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, 30 तारीख को मैं आऊंगा। अब आप ईमानदारी से बताओ, अगर आप चाहते हैं जौनपुर में अपना विधायक बनाना, आपने तो 17 में दूसरों को बना दिया, कोई लाभ नहीं मिला। कि कोनो लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। तो चलिए दूसरे के कंधे पर बंदूक नहीं चलाना है, हम अपना बंदूक अपने हाथ में उठाएंगे, अपना संगठन मजबूत करेंगे, जौनपुर में गठबंधन से हम सीट लेंगे और सीट लेकर के 2 नौजवानों को लड़ाएंगे और लड़ा करके पार्टी से विधायक बना करके अपनी बिगड़ी हम स्वतः बना लेंगे, किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। अब ये बातें हम आपस में चर्चा करके अगर गांव में नहीं बताएंगे, गांव में आप जाएंगे, जिस प्रकार की महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, जिस प्रकार के अपराध कर रहे हैं, जिस प्रकार की समस्याएं वर्तमान सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, इससे जनता बहुत परेशान है। क्यों परेशान है ये भी जान लीजिए। इसके पहले जब सपा की सरकार थी तो यही भाजपा के लोग कह रहे थे कि बड़ी महंगाई आ गई है, इसको रोकना है, इसको रोकने के लिए भाजपा की सरकार बनाओ। जब भाजपा की सरकार बन गई तो महंगाई चरम सीमा पर हो गई। आप गांव में जाकर के किसी व्यक्ति को कहोगे कि अपने पार्टी के साथ जुड़ लीजिए तो व्यक्ति कदापि नहीं जुड़ेगा। जब तक आप उसको पार्टी की विचारधारा नहीं बताओगे, नेताजी की सोच आप नहीं बताएंगे, तब तक वो आपके साथ जुड़ने के तैयार नहीं होता। ज्वलंत उदाहरण है आपके बीच, कौन भाषण देना है, यहाँ कौन हमसे संसद की बात करेंगे। गांव में जाकर के बताइए सीधे तौर पर 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को हर व्यक्ति समझ सकता है। अभी कोरोना काल बीता हुआ है, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इस समस्या में जिस प्रकार से सरकार की पोल कोरोना ने खोदा हुआ है उसको जाके गांव में बता दीजिए, जो नेताजी चाह रहे इस बात की चर्चा कर दीजिए। दावे के साथ के अलावा साथियों हर व्यक्ति आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राय पर जिस बात की चर्चा करते हैं उसी बात को सदन के अंदर लड़ते हैं, और जिस बात को लेकर के सदन में लड़ते हैं उसी बात को सड़क पर लड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए ओम प्रकाश राय की विचारधारा, ओम प्रकाश राय की सोच सकारात्मक है, उसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है। इस बात को आप सब लोग समझ रहे हैं, हर लोग समझ रहे हैं, बस जाकर के लोगों को समझाने की आवश्यकता है। आप बताओ जाकर के जिस प्रकार से अभी परसों पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे हम भी परेशान हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आप किसी भी गांव में जाकर के पूछेंगे तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ बिजली के बिल से हम लोग परेशान हैं। आप भी परेशान होंगे, बिजली का बिल तमाम समस्या है। आप कार्यकर्ता हैं, गांव में घूमते होंगे, तमाम महिलाएं बड़े बुजुर्ग करते होंगे कि हमारे बिजली बिल की समस्या है, तार और खंभा लगा ही नहीं, मीटर लगा दिया गया है, बिजली का बिल 20,000 रुपया आ गया है, भरा नहीं जा रहा है। जेई साहब मुकदमा करवा दिए, पुलिस आ गई वसूली के लिए, आप नहीं दिए, उठा के 191 चालान कर दिए, चले गए आप जेल। साथियों आप जाके गांव में बताओ कि ओम प्रकाश राय बच जाते हैं। अगर देश एक है, संविधान एक है, मुख्यमंत्री एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो देश में दोहरी व्यवस्था क्यों है? देश में दोहरी व्यवस्था क्यों है? सिर्फ 564 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों का बिजली बिल का बकाया है, 564 करोड़ रुपया। अगर इस देश में योगी और मोदी जी इस देश के पूंजीपतियों का पैसा मांग कर सकते हैं डिफॉल्ट घोषित करके, तो ओम प्रकाश राय जी चाहते हैं कि 2022 की सरकार बनाएंगे, कितने लोग बिजली का बिल नहीं दे रहेंगे, सबको डिफॉल्ट घोषित करूंगा और सभी लोग का बिजली बिल माफ किया जाएगा, किसी को एक रुपया नहीं मिल पाएगा। ऐसी बात की सरकार गांव जाती करोगे, लोग पूछेंगे कैसे होगा, उनसे बताइए। सबसे चर्चित नाम है साथियों अमित शाह का बेटा जैसा, सबसे चर्चित नाम है रामदेव। आप रामदेव का परसों का देखिए, 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया अभी मोदी जी ने माफ किया है परसों में। उन्होंने रामदेव को बताया कि डिफाल्टर है, मतलब ये पैसा दे नहीं सकता है। आप बताओ रामदेव पैसा नहीं दे सकते सरकार का पैसा सरकार को? आप स्वतः सोचिए, इस बात पर चिंतन करिए कि देश की सरकार दोनों सरकार ने करके
अगर देश के पूंजीपतियों का पैसा माफ कर सकती है तो हम और आप मिलकर के सरकार बनाए और सरकार बना करके गरीबों का जितना बिजली का बिल है सारा बिल माफ करा करके गरीबों को संतुष्ट किया जाए। आप गांव में इसकी चर्चा करिए, लोग पूछो करेंगे कि कैसे माफ होगा। सीधे सीधे कहिए कि जब सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो सरकार का पैसा, जो आरबीआई का पैसा लोन लिए थे, जिनका बकाया था, जमा नहीं किए, कुछ लोग बाहर भाग गए, कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोग देना नहीं चाहते हैं, जब उनका माफ हो सकता है तो दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ होगा और ये काम विकास राजनीति करके दिखाएंगे। दूसरी चीज आप गाँव में पूछिए, जौनपुर के कार्यकर्ता बार बार हम लोग बताते हैं आपको कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को घेरने के लिए और जनता को समझाने के लिए सबसे बड़ा एजेंडा आपके पास है। आपका नेता हर व्यक्ति जानता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबों के इलाज में पैसा किसी ने देने का कार्य किया है तो 403 विधायकों में अकेले ओम प्रकाश राजभर जी हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलाज का पैसा गरीबों को बांटने का कार्य किया। आप विधायक से पूछो, जनता से कहो, आप उनके बीच में चर्चा करिए कि आप बताओ, आप वोट दे रहे हो, दादाजी ने वोट दिया, पापा ने वोट दिया, भैया भी वोट दे रहे हैं, आप भी वोट दे रहे हो, आप बताओ एक व्यवस्था चलती है, जब आप वोट देते हैं तो वोट देने के बाद आपको व्यवस्था आती है, उसमें सबसे पहली व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश का जो विधायक होगा, जिस क्षेत्र से विधायक होगा, उस क्षेत्र में किसी की तबीयत खराब होगी तो उसके इलाज के लिए 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान दिया जा सकता है। आप पूछिए जनता से, जनता खुद ही कहेगी जानकारी है ना हो, सीधे उत्तर कहिए कि फिर वोट कहाँ दे रहे हैं आप। हम चाहते हैं नेताजी मंच पर माइक लगा लगा के हम लोग को समझाते हैं कि अगर मैं पैसा दे सकता हूँ, सीधे आप 14 बात कर दीजिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अगर अपने खाते से 7.5 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र के गरीबों के इलाज में पैसा दे सकते हैं तो जफराबाद के विधायक को पैसा देना चाहिए, किराकत के विधायक को पैसा देना चाहिए, सदर के विधायक को पैसा देना चाहिए, हर विधायक को पैसा गरीबों के बीच में देना चाहिए। जनता कहेगी जब सच्चाई को जानेगी तो आपके साथ जुड़ने के लिए परेशान होगी। उसको बताइए कि अगर आपको पैसा आज तक नहीं मिल पाया है तो नेताजी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार बना करके व्यवस्था बनाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी अस्पताल में चाहे जिस भी गरीब का इलाज होगा, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, जिस भी हॉस्पिटल में इलाज होगा उसमें 1 रुपया गरीब का नहीं लगने दिया जाएगा। ये सारा पैसा सरकार वहन करेगी, गरीब का इलाज होगा, पैसा सरकार देगी तो हर गरीब को दिया जाएगा। जब वो स्वस्थ हो जाएगा जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हमारी सरकार देगी। अब ये पैसा आएगा कहां से, ये प्रश्न खड़ा होगा। चालाक लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पैसा ओम प्रकाश राजभर अपने घरे से देंगे का, उनको सीधे कहिए कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर अपने घरे से पैसा नहीं देने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर की सरकार बनेगी, विधायकों को मिलने वाला 5 करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में जाता है और उनके खाते से इलाज का पैसा जाता है। तो अब स्थिति ये किया जाएगा, विधायक भी लोग स्थिति क्या करते हैं, दवा का पैसा नहीं बांटते हैं क्षेत्र में, उसी पैसे को बचा के रखते हैं अपने पॉकेट में, अपने बैंक में। जब चुनाव का समय आ जाता है तो उसी दवाई के पैसे से वो चुनाव लड़ लेते हैं, उसी दवाई के पैसे से वो दारू का बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, लोगों को पैसा देते हैं कि हमको वोट दीजिए। इस बात का चर्चा करिए उनसे और आप तय करिए कि नेताजी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी, हम तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने विधायकों को 5 करोड़ रुपया मिलता है अगर पैसा उनके खाते में नहीं जाएगा वो राहत को तैयार किया जाएगा और पैसा 5 करोड़ रुपया जो विधायक को मिलता है वो सरकार के पास रहेगा। उसके एरिया से कोई भी लेकर आता है, उसके एरिया से कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराता है, वो सारा पैसा उसके हॉस्पिटल में जाएगा ताकि गरीब का इलाज बिना पैसा में हो पाए। आप इसकी चर्चा करेंगे, आप चर्चा इसकी नहीं करेंगे, चर्चा किस चीज की करेंगे, जाकर के मोदी जी की चर्चा करेंगे कि बस दुनिया भर उखाड़ देंगे हम मोदी जी। अरे भाई मोदी जी तो सफल है अपने कार्य में। आप स्वतः सोचिए कि 20 किलो बोरा में कितना किलो अनाज मिल रहा है, 5 किलो। आप जरा सोचो, स्वतः आप कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार हैं आप लोग, आप स्वतः सोचिए कि ये मूर्ख बनाने का जो सिस्टम चल रहा है कि 20 किलो बोरा में 20 किलो अनाज होगी चाहिए, वो
रहे हैं और जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। साथियों, पूर्व की सरकारों में 35 किलो चावल, 35 किलो गेहूं मिलता था, 5 से 10 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, 5 से 10 किलो चीनी मिलता था, उस पे नमक मिलता था। ये सारी व्यवस्था मिलती थी। आप गांव में इस बात की चर्चा करिए कि सरकार आया, अच्छे दिन की परिकल्पना किया गया कि मोदी जी आएंगे, अच्छा दिन आएंगे, और इतना अच्छा दिन आ गया कि 35 किलो से 5 किलो पर आ गया, कहीं कोई बदलाव नहीं हो पाया। ये सरकार सिर्फ अपने बाजा बजा रही है, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप उनको समझाइए। हर घर में सिलेंडर रखा हुआ, हर घर में सिलेंडर रखा हुआ। जब पहली बार आया तो लोगों के चेहरे खिल गए कि चलो कम से कम धुआं न लगे सारे। जब धुआं न लगी तो खाना सही से बनी। और जैसे ही 1 महीना बाद सिलेंडर खत्म हो गए, दाम बढ़े चालू है कि 800 रुपया सिलेंडर देना होगा तब जाके आपको सिलेंडर मिलेगा। अब वो बढ़ते बढ़ते 1000 रुपया होगा। आप इस बात को जब गांव में जाकर चर्चा करेंगे कि 2022 से ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं अगर निःशुल्क सिलेंडर मिला हुआ है तो जब तक हमारी सरकार रहेगी लगातार, जब तक हमारी सरकार रहेगी लगातार बिना पैसे में सर्विसिंग किया जाएगा। जितने लोग का सिलेंडर है वो सिलेंडर निःशुल्क सबको दिया जाएगा, 1 रुपया किसी गरीब से नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल के सरकार बनाते हैं, हम सत्य बोल के सरकार बनाएंगे। आप उनको इसकी चर्चा करें। और सबसे बड़ा चर्चा है खास करके महिला लोग, गांव में जाकर के महिलाओं को समझाने का प्रयास करिए कि उत्तर प्रदेश में 164 योजना चलता है। कितना चलता है? ये बतिया से सुनो मत जा सुनो, ये बतिया के दिमाग में बैठा हुआ। जब दिमाग में बैठाएंगे कि अरविंद राजभर क्या क्या बोले हैं, जब आप इसको अपने दिमाग में बैठाएंगे, गांव में जाकर बताएंगे जो सत्य है, जिस चीज को सर्वे में हम लोगों ने पाया कि किस एजेंडे पर हमारा गरीब समाज, वंचित समाज मेरे साथ खड़ा हो रहा है, इस बात को गांव में रखना बहुत जरूरी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग नस्ते नाबूद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज धन बल में और शक्ति बल में बहुत मजबूत हो गए। उनको हम लोग जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक उनकी सरकार जाने वाली नहीं। आप जाके गांव में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 164 योजना की बात करती है, 164 योजना गिनवाती है कि हमारी सरकार में 164 योजना चलता है। और 164 योजना में एक योजना ऐसा चलता है कि वो योजना 5 मिनट के अंदर आप कार्यकर्ता हैं हमको बताइएगा, क्योंकि सीतामढ़ी से हमको नहीं जानकारी है कि 164 योजना वो कौन सी योजना है जो 5 मिनट में गरीब को अमीर बनाता है, भिखारी को राजा बनाता है। 164 योजना में इकलौता योजना है जिस योजना को बढ़ावा सरकार दे रही है। वो कह रहे हैं कि यही एक योजना है जिस योजना से गरीब का विकास हो रहा है, जो गरीब है वो अमीर बन जा रहा है, जो भिखारी है वो राजा बन जा रहा है। उस योजना का नाम आपको पता है? 164 योजना, उस योजना का नाम पता है? किसी को पता है? जिसको नहीं पता है जरा हाथ उठाइए। किसको नहीं पता है जरा हाथ उठाइए। किसी को नहीं पता है? सही बताइए, किसी को नहीं पता है? हम बता दें उस योजना का नाम, आप भी जानते हैं उस योजना का नाम। 164 योजना में जो दारू वाली योजना है, जो दारू वाली योजना है, ये उनकी सबसे बड़ी योजना है। ये सबसे बड़ी योजना है और सरकार इसी पर फोकस कर रही है। देश और प्रदेश की सरकार पूरी ताकत छोड़ दिया है कि यही एक ऐसी योजना है जिसको गरीब ले लेता है तो अमीर बन जाता है। बताइए सही कि गलत है? आप कार्यकर्ता सही बताइए, सही है कि गलत है? जो भिखारी होता है जब वो उसका लाभ ले लेता है तो फिर अपने आप को राजा समझने लगता है, तो हमसे बढ़ा के चले के चाहे दाहिने से चलने लगता है, बाएं से। आज इतना लोग सड़क मिले सबके मिल जाता है। बताइए जब राजा पहले राजतंत्र की व्यवस्था थी तो एक राजा अपने घोड़े से जाता था, सभी लोग नतमस्तक हो जाते थे। आज का राजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जब राजा चलता है तो सभी लोग चले जाते हैं, सारे के बहुत पी ले। तो साथियों, ये शराब उत्पादन में अभी आप जानो 10 दिन के पहले की घटना है। शराब उत्पादन में भारत सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों सरकार लपट करके 22,000 करोड़ रुपया का बजट 1 साल का रखा था। आप जब जाओ 10 साल 5 साल पहले, जब से मोदी जी की सरकार है उससे पहले जाओ, आप पाएंगे कि पहले दारू की दुकान आपके बाजार में हुआ करता था।
आज साथियों गांव की महिलाएं डंडा लेकर दौड़ा रही हैं, लोग शराब की दुकान गांव तक खोलना चालू कर दिए हैं, भट्ठे तक पहुंच गया है, गांव के बगल में पहुंच गया है, चट्टी और चौराहा तक पहुंच गया है। आखिर इसका बढ़ावा इतना क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे कल कारखाने क्यों लगाए जा रहे हैं? आप इसकी चर्चा करो कि 27,000 करोड़ रुपया 22,000 था, 5,000 बढ़ाया गया। ये गरीब शिक्षा मांग रहा है, ये गरीब रोजगार मांग रहा है, ये पढ़े लिखे नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, गांव के रास्ते जो मांग रहे हैं, इसकी बात ये करना चालू कर दिया है। कोई ऐसी योजना बताओ जिस योजना से अन्य व्यक्ति तक व्यवस्था पहुंचे। साथ दारू की योजना है, यही दारू की ऐसी योजना है जो आपके बच्चे को पढ़ने नहीं दे रही है, जो आपके पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है। आप बताओ इस चीज को गाँव में जाकर कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाए। आप बताओ इसका कोई विरोध करेगा? कोई इसका विरोध करेगा? गांव में सबसे पहले महिलाएं आपसे जुड़ जाएंगी। जब महिलाओं को जानकारी होगा कि ओम प्रकाश राय चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाए और शराब बंद करके जो 27,000 करोड़ रुपया शराब पर लगाया जा रहा है, उस पैसे का प्रयोग गांव के सरकारी स्कूल में किया जाएगा और 3 अक्टूबर 2013 के फैसले को लागू किया जाएगा कि अमीर और गरीब का बेटा जब तक कक्षा 1 से 5 तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। चर्चा करो। आप जब इसकी बात करेंगे तो हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप डंके की चोट पे कहो कि 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि गांव का सरकारी स्कूल का कायाकल्प होगा और सरकारी स्कूल कॉन्वेंट की तरह बनना चाहिए। जब कॉन्वेंट की तरह बनेगा तो गरीब और अमीर का बेटा एक साथ पढ़ेगा, वो भी पढ़ाई अच्छी पढ़ेगा, वो बच्चा पढ़ करके डॉक्टर, मास्टर इंजीनियर बनने का कार्य करेगा। आप इसकी चर्चा करो। आप बताओ, मोदी जी ने भाषण दिया था, शायद आप भूल गए, शायद आप भूल गए हैं, इसको याद करिए आप। मोदी जी ने भाषण दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी अच्छा दिन हम ला देंगे, तो उस दिन ये गरीब समाज जो बिना चप्पल का टहलता है, जिसके पैर में चप्पल होता है, उसको हम जहाज पर उड़ाएंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? भुला गए हैं आप लोग? बोले थे कि नहीं बोले थे? ये मोदी जी बोले थे, उनके चेहरे में घूम कर रहे थे कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो चाय बेचता है, वो देश का प्रधानमंत्री है, गरीबों के पक्ष में बात करता है। आप ईमानदारी से बताइए, यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम जहाज पर उसको बैठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है, हम उसको जहाज पर बैठाएंगे। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, जब जहाज लेने का वक्त आया, जब जहाज से जो गुजरात में था, जो महाराष्ट्र में था, जो कोलकाता में था, जो चेन्नई में था, जो दुबई में था, जब एक्चुअल में वाकई में मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का वक्त आया, तो मोदी जी ने हाथ खड़ा कर दिया और कह दिया कि छुच्छी मौसी पालवी जिया बचवा अपने भाग से। उन्होंने कह दिया कि नौजवानों के लिए कोई नहीं है, कोई जहाज नहीं है। आप पहला लॉकडाउन देखिए, जिस प्रकार का हाहाकार मचा था लॉकडाउन में, नौजवानों ने कहा कि मोदी जी की सरकार बनाया गया है, चलो एयरपोर्ट की तरफ। जब एयरपोर्ट पर जाता है तो वहां पर रहने वाला सीआईएसएफ का जवान लगा करके बंदूक साथियों गोलियों की तरफ सुनाता है कि भाग जाओ, तुम्हारे कोई व्यवस्था नहीं है। जब देखता है कि मोदी जी ने कहा था कि हम देश को जापान और चीन से आगे लेकर के जाएंगे, जिस प्रकार से जापान और चीन में ट्रेन की रफ्तार होती है, लखनऊ और दिल्ली से 2 घंटा में आप आ जाएंगे जौनपुर, लखनऊ से 3 घंटा में, दिल्ली से 4 घंटा में जौनपुर, हम ऐसे ट्रेन को देना चाहते हैं। जब साथियों लॉकडाउन के दौरान जब आपने अपने बेटे को फोन किया कि बाबू तो किसी तरह से चले आओ, तो बेटे ने कहा कि माता जी हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, पिताजी जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। जब ट्रेन पकड़ने गया तो सरकार ने घोषणा कर दिया कि न जहाज चलेगी, न ट्रेन चलेगी, न बस चलेगी, सारी चीजें रोक दी गई और विवश होकर के आपके बच्चों को साथियों गुजरात और महाराष्ट्र से पैदल आना पड़ा। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के बादल को लोग खड़े हुए, हमारे योगी जी ने घोषणा कर दिया। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये गांव के लोगों को बताने की आवश्यकता है कि आप बताओ, आपने वोट दिया था अच्छा दिन लाने के लिए, आपने वोट दिया था अपनी सुरक्षा के लिए, आपने वोट दिया था अपने रोजगार के लिए, आपने वोट दिया था अपने बच्चों की नौकरी के लिए, आपने वोट दिया भाजपा को शिक्षा के लिए, आपने वोट दिया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन सारी व्यवस्थाएं जो है
व्यवस्था में बदल गई, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जाकर के गरीबों को भूल गई। आप बताओ, जब इसकी चर्चा करेंगे आप, तो आपके साथ वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जब जुड़ेंगे तो उनसे सीधे सीधे कहिए कि हम ऐसी व्यवस्था का संचालन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो 22,000 करोड़ रुपया, 27,000 करोड़ रुपया जो दारू में लगाया गया है और हर जगह दारू का दुकान खुला जा रहा है, ये बंद होगा और 27,000 करोड़ रुपया का प्रयोग हम लोग तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, जौनपुर का नौजवान अब पंजाब कमाने नहीं जाएगा, जौनपुर का नौजवान गुजरात कमाने नहीं जाएगा। उसी 27,000 करोड़ रुपया का प्रयोग हम ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे लघु उद्योग को स्थापित करेंगे। हमारे जौनपुर का नौजवान वहीं जाके कार्य करेगा, बाहर जो फैक्ट्री लगाएंगे हमारा नौजवान यहाँ पर काम करेगा। आप इसकी चर्चा करेंगे, जब आप इसकी चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे कि वाकई में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प किसी ने लिया है, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राय ने लिया है। साथियों, झूम करके लोग नेताजी का साथ देंगे, फिर कोई नहीं जाएगा। आप बताओ, इसकी चर्चा जब आप करेंगे, आप स्वतः जरा इसके बारे में सोचिए। इतना पैसा उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ, पूरे जौनपुर में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है जहां 10-20,000 नौजवान जाके काम कर सके। आप ईमानदारी से सोचिएगा, जब आपके जौनपुर का नौजवान पंजाब की फैक्ट्री, गुजरात की फैक्ट्री चला सकता है, तो वहां का व्यक्ति यहाँ आकर फैक्ट्री लगावे, यहाँ का नौजवान यहाँ की फैक्ट्री नहीं चला सकता है। ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें तभी तय होंगी, नेताजी सरकार में तभी जाएंगे, पार्टी सत्ता शासन में तभी जाएगी, जौनपुर में 2 सीटों का चुनाव तभी होगा जब आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे। जफराबाद की कुछ फाइल मेरे पास आई थी, संगठन तैयार हो रहा है। मैं जफराबाद विधानसभा की बैठक सेक्टर पदाधिकारियों का और उस विधानसभा में आने वाले समस्त वरिष्ठ नेताओं का, ब्लॉक विधानसभा, जिले, प्रदेश, मंडल के जो भी नेता रहेंगे जफराबाद विधानसभा के, जो स्थान और तारीख तय होगा वहां उपस्थित होइएगा। उसी दिन हम तय कर देंगे कि जफराबाद विधानसभा की सीट लेनी है कि नहीं लेनी है। सागर की सीट पर यही फार्मूला होगा, केरागत की सीट पर यही फार्मूला होगा, सदर की सीट पर यही फार्मूला होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि माननीय नेताजी सत्ता शासन में चले, हम सभी लोग का इज्जत सम्मान, मान सम्मान बढ़े, हमारे बच्चे भविष्य में अच्छे रहें, हम लोगों को निःशुल्क सारी व्यवस्था मिले, हम लोगों को व्यवस्था मिले, सारी चीजें जब तक ये सारी चीजें रहेंगी, ये हमको पूर्ण रूप से मिले और हम भी सम्मान से जिए, तो साथियों आपको काम करना होगा। मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे भाषण देने से आप सोचो, मैं भी चुनाव लड़ा था 5 दिन से, मैं अपने विधानसभा में बहुत कम जा पा रहा हूँ, क्योंकि हर जनपदों की मांग है कि भैया किसी प्रकार से आप आ जाइए। तो अब 1 महीना में करीब 45-46 जनपद मैंने कवर किया है। 46 जनपद का मैंने कार्यक्रम खत्म किया है 1 महीना में। अभी मुझे विधानसभा स्तर पर उतरना है, 65 विधानसभा और है, और 65 विधानसभाओं में अगर एक दिन मुझे कार्य करना हुआ तो कम से कम 2 महीना 5 दिन रहेंगे। अब आप बताओ, मैं अपने विधानसभा में कैसे समय देता हूँ? इसलिए थोड़ा सा आप करिए, थोड़ा सा हम करें और समस्त कार्यकर्ता लपट करके काम करिए। मैं कह रहा हूँ 2022 में दावे के साथ कह रहा हूँ, 2022 में पीएम का झंडा की सरकार बनने जा रही है। साथियों, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप इस दिन को हल्का मत लीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं 2022 की सरकार कैसे बनेगी, पार्टी का विस्तार कैसे होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आप इसको विश्वास करो, 27 अक्टूबर 2021 को एक महापंचायत रखा गया है। जानकारी है कि ना? कितना लोगों की जानकारी है 27 तारीख